हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी 7th क्लास की 6th चैप्टर देखेंगे, जिसका में है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो हम जो ये प्रदेश हैं इनके बारे में समझेंगे, किस प्रकार से चीज़ें बदलती हैं अलग अलग जगह पर जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से, लोगों का रहन सहन तथा उनकी जो आय के साधन हैं वो बदलते हैं। उस सब के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है रेणुका की। इसमें कुछ है नहीं यहाँ पर ऐसा। अमेज़न बेसिन में जीवन, वहाँ पर एक स्टोरी है, वहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा। अमेज़न बेसिन में जीवन। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। 6.2 अध्ययन ध्यान दें। यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है अमेज़न वाला, यानी कि जो अमेज़न नदी है, जो कि विश्व की सबसे बहाव के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा पानी लेकर चलती है विश्व में, उसका जो यहाँ पर हमें अमेज़न जंगल भी देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर नदी जो कि साउथ अमेरिका में पड़ती है। तो वहाँ के जीवन किस प्रकार से व्यतीत किया जाता है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। हमने देखा था जो 0 डिग्री वाली रेखा होती है भूमध्य रेखा, उसमें इतने से इतने डिग्री के लेकर के भूमध्य रेखीय प्रदेश उसको कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। हमने नदी का मुहाना के बारे में पहले भी पढ़ा था, जब नदी मतलब अपने उद्गम से लेकर के कहीं को बह करके किसी दूसरे जो जल होता है उसमें मिलती है, वो समुद्र में या कहीं अन्य नदी में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से प्रवाहित होती है। तो ये नदी इतने सारे जो दक्षिण अमेरिका के मतलब देश हैं उनसे होकर के बहती है। यहाँ पर अभी मैं दिखाती हूँ मैप में, एक सेकेंड। ये रही, ये अमेज़न बहती है यहाँ से उद्गम होकर के इसकी, ये इतने सारे मतलब देशों में से होकर के निकल करके आती है। भाई भूमध्य सागर पे यहाँ पे 0 डिग्री आपको दिख रहा होगा। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इसे नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेज़ोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिलाती। इसी प्रकार यहाँ का नाम अमेज़न पड़ा। तो यहाँ का नाम अमेज़न कैसे पड़ा, यहाँ पर बताया गया है। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न बेसिन। यहाँ पर सहायक नदियाँ क्या होती हैं, हमने पहले भी देखी थी। यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। कुछ मुख्य नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती हैं वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो कि मतलब पानी जिसमें अधिकतर है विश्व में, वो कौन सी नदी, वो अमेज़न है। जलवायु, जैसा कि अब आप जानते हैं अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है, यानी कि यहाँ पर गर्मी रहती है अत्यधिक, क्योंकि ये जो है बिल्कुल भूमध्य रेखा पर है, क्योंकि और जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ का तापमान अधिक हो जाता है। और तापमान अधिक होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो नमी रहती है, यानी कि आर्द्रता यहाँ की जलवायु में रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। हम जानते हैं कि बरसात के दिनों में एक तो गर्मी होती है, दूसरा जो मतलब वायु होती है, वायु में भी जल उपस्थित होता है, जलवाष्प होता है, जिसके कारण हमारा पूरी जो शरीर है वो चिपचिपा हो जाता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के, यानी कि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ जो जंगल है वो अत्यधिक घना है तथा यहाँ पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम
हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। यानी कि तापमान तो रात में फिर भी कम हो जाता है क्योंकि सूरज चला जाता है, लेकिन जो आर्द्रता होती है, जलवाष्प होता है वायु में, वो बनी रहती है। वर्षावन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। जो अमेज़न के जंगल होते हैं, वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो हमेशा नमी रहती है उस मिट्टी में। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य की किरणें बिल्कुल नीचे पृथ्वी तक जा ही नहीं पाती है, क्योंकि वो जो जंगल है अमेज़न का, वो बिल्कुल घना बसा है, क्योंकि वहाँ बारिश इतनी होती है कि पेड़ पौधे एक दूसरे से मिल मिलकर वहाँ चलते हैं। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, क्योंकि बहुत सारी जो वनस्पतियाँ होती हैं हम जानते हैं वो छाया में पनपती हैं। परजीवी पौधों के रूप में ही यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओं एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। ये टूकन होता है इस प्रकार से। प्राणियों में बंदर, स्लोथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। यानी कि यहाँ अत्यधिक जो जैव विविधता है वो मिलती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली प्राणियां, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ये होता है टैपीर। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। वर्षावन के निवासी यानी कि जो वहाँ पर लोग रहते हैं, किस प्रकार से वो अपना गुजारा करते हैं इन जैसे क्षेत्रों में। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। मतलब जो वहाँ की मुख्य फसलें हैं वो ये हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। कर्षण एवं दहन पद्धति यहाँ पर दी गई है। ये पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है और फिर कुछ टाइम जब तक वो अच्छी उगती रहती है, वहाँ पर फसल अच्छी होती है तो वो वहाँ पर रहते हैं, फिर उसको छोड़ करके किसी दूसरी ज़मीन पर जाते हैं। उसी प्रकार से वहाँ पर ये क्रिया करते हैं, पूरी प्रक्रिया चलती है वहाँ पर भी। और फिर वहाँ पर रहन सहन उनका जो कृषि होती है वो करते हैं। फिर इसी प्रकार से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इनका मुख्य आहार मैनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, यानी कि जो वन का रास्ता जाता था वो नदी से ही होकर के जाता था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। यानी कि अब किसी भी कहीं भी उस भाग में वर्षा वन में जा सकते हैं। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने
पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं, क्योंकि जब मतलब हम कोई रोड वगैरह तैयार करते हैं तो मतलब जंगलों को साफ़ करना पड़ता है वहाँ रास्ता बनाने के लिए। तो वहाँ की जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है वहाँ की, उनको भी फिर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है उनके रहन सहन के लिए। और इस पर कितने आंदोलन हुए हमारे भारत में भी, हम उनके बारे में पढ़ते हैं इतिहास में। ज़मीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। वही कर्तन दहन वाली एक कृषि है। इसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है, किस प्रकार से कार्य करते हैं इस पर। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। विकास के नाम पर हमें पता है जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं हम उनको नष्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार, और इसी कारण से जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी इत्यादि जैसी चीज़ें आती हैं, जिससे लोग जो जनमाल हैं और मतलब कितना नुकसान होता है। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त हो जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाती है। जब मतलब ज़मीन के ऊपर यदि पेड़ हैं और उनको काट दिया जाए तो जब वहाँ वर्षा होगी तो उसके जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो पूरी तरह से बह जाते हैं, क्योंकि हमें पता है पानी जो है वो मतलब जो मिट्टी होती है उसका कटाव करता है। यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। और एक बार अगर मिट्टी के उपजाऊ जो तत्व होते हैं यदि वो बंजर बन जाए तो उसको फिर से उपजाऊ बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो आसानी से उपजाऊ नहीं बन पाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, ये हमारे भारत की बात थी, वो हमने अमेज़न का देखा। यहाँ भी मतलब नदियों के आसपास की बताई जा रही। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 उत्तर से 30 उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियों एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती हैं। हमने सहायक नदियों के बारे में देखा, जो बड़ी नदी में आकर के छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं उनको सहायक नदियाँ कहते हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम यहाँ पर ढूंढवाने के लिए बोले गए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ चित्र दिया गया है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपात एवं सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। यहाँ पर इसका चित्र दिया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र का। तो ये कहाँ पड़ता है, जो तिब्बत वाला है वहाँ से तिब्बत वाले से निकल के ब्रह्मपुत्र आती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में होती हुई बांग्लादेश में जाती है। और यहाँ से हमारी जो उत्तराखंड है वहाँ से हमारी गंगा निकलती है और इसमें आकर के छोटी छोटी नदियाँ जो हम यमुना पढ़ते हैं, यमुना भी इसमें आकर के मिलती है तथा ये दोनों बांग्लादेश में जाकर के मिल जाती हैं और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। चाप झील जो मैन नदी में से मतलब जो नदी है उसकी गति धीमी होने के कारण जब वो अपना रास्ता बदल लेती है तो ये जो पानी का बहाव होता है ये पीछे कट जाता है, जिससे चाप झील का निर्माण होता है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए और यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र के राज्य के बारे में पूछा। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। चीन में अलग नाम से जानते हैं, इसको त्सांगपो नदी कहते हैं मेरे ख्याल से। और फिर जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र पहुँच जाती हैं बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में मेरे ख्याल से जमुना के नाम से जानते हैं इनको दोनों को। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या बसती है, क्योंकि वहाँ पर जो नदी है वो जो पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के लिए वो बहा कर लाती हैं और फिर जो जगह है वो समतल होती है, जिससे लोग बाग आराम से रह सकते हैं। वहाँ उनकी कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी होती है, तो इसलिए जो मैदानी भाग है वो सबसे उपजाऊ माना जाता है मानव के लिए। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान जहाँ
धान यहाँ की मुख्य फसल है क्योंकि पानी की अच्छी खासी मात्रा होती है और जो धान की फसल होती है उसके लिए पानी चाहिए होता है, यानी कि सिंचाई अत्यधिक चाहिए होती है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है या फिर सिंचाई का कोई साधन हो, वहाँ बोया जाता है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाई जाती हैं। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ है एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 11,002 है। एक 1102 तो जो मतलब 1 किलोमीटर में जनसंख्या बसती है उसे घनत्व कहते हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, एक सेकेंड, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं, जो न सिर्फ जो हमारे अलग अलग जैव विविधता है वो जैव विविधता जीव जंतुओं में पाई जाती है, बल्कि लोगों के रहन सहन, उनके आय के साधन तथा जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी हमारी भिन्नता पाई जाती है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं राजस्थान में पानी की कमी होने के कारण छोटी पत्तियों वाले पौधे होते हैं तथा कांटे वाली झाड़ियाँ होती हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें। जो जूट होते हैं जिससे चटाई वगैरह बनती है उसको जूट बोलते हैं। धान की कृषि, असम में चाय का बागान। बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिसला मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। जो यहाँ इस मतलब डेल्टा वाले क्षेत्र है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, यहाँ पश्चिम बंगाल पड़ता है, तो यहाँ पर जो मुख्य भोजन है इनका वो चावल और जो मछली है वो इनका मुख्य आहार है। ये एक सींग वाला गैंडा, मगर यहाँ पर दिया गया है। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। जो मतलब पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे ऐसी सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है क्योंकि वो पहाड़ी इलाका होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो तथा आराम से मतलब पानी आए। अन्यथा पानी तो हमें पता है कि सब बहा करके ले जाता है, मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनको बहा कर ले जाएगा। ऐसे में फसल उगाना मुश्किल पड़ जाएगा। झील जीविका का साधन, एक केस अध्ययन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरा रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार, जो खरपतवार होते हैं मतलब कि एक तरह की घास होती है खरपतवार, वेलिनेरिया, हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास भी भूमि उपजाऊ है एवं वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसे फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व
बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं। लेकिन हमें पता है जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो अपना पानी काय में छोड़ देती हैं नदियों में, जिसके कारण मछलियों को अत्यधिक नुकसान होता है। और मछलियों के नुकसान होने के कारण जो मछुआरे हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें मछलियाँ मिल ही नहीं पाती, क्योंकि वही उनका आय का साधन होता है। ना सिर्फ वो उसको खाते हैं बल्कि उसको बेचते भी हैं, उससे पैसे कमाते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवर जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में यानी कि जो जातियाँ हैं वो लुप्त होती हुई हमें नज़र आ रही हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में बिल्कुल ही गायब हो जाएं। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुभारंभ किया, जिसके कारण स्वच्छता लाई जाए, चीज़ों को सुधारा जाए। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था, क्योंकि हमें पता है गंगा कितनी गंदी हो गई, उसको स्वच्छ करने के लिए, उसे साफ करने के लिए नमामि गंगे शुरू किया गया था। ये गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। लोग बाग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, ना सिर्फ इंडिया की, भारत की, बल्कि विश्व भर के यहाँ पर पर्यटन आते हैं। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानव वन्य प्राणी अभयवन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर लोग टूरिस्ट आता है, पर्यटन आते हैं। मानव वन्य प्राणी अभयवन में बाघ। तो ये हमने देखा अमेजन नदी और गंगा ब्रह्मपुत्र में किस प्रकार से जीवन में भिन्नता है और किस प्रकार से जैव विविधता का कारण बनता है हमारे और नदी के पास का होना, और जीव जंतुओं में विविधता पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है, पेड़ पौधों में विविधता पाई जाती है। तो ये सब इसमें हमने देखा। इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू।